स्टूडेंट्स, दिस इज़ विक्रम शाक्या और आप देख रहे हैं मैथ म्यूजिशियन चैनल। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने ये चैनल इस लॉकडाउन में, जो जैसे हम सभी जानते हैं कि हम सभी के स्कूल जो हैं वो बंद हो चुके हैं और फर्दर नोटिस अभी तक कुछ नहीं है कि कब तक खुलेंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग अपनी स्टडी कैसे कंटिन्यू करें और कैसे हम सारे अपने सिलेबस को फिनिश करें, उसको देखते हुए मैंने ये चैनल जो है वो बनाया है। मैं एक मैथमेटिक्स टीचर हूँ, तो मैं इस चैनल पर आपको 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स है, आपकी एनसीईआरटी जो बुक है, उसको कंप्लीट कराऊंगा। तो मैं इस चैनल पर ऑलरेडी 12th क्लास के कुछ वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं, तो 11th और 12th दोनों ही क्लास के आपको लेक्चर्स जो हैं वो यहाँ मिल जाएंगे। आज 11th क्लास का मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ, तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। तो अब अगर मैं बात करूं कि पहला जो चैप्टर है हमारा वो सेट्स है। शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बता दूं। जनरली क्या होता है बेटा कि हम लोग 10th क्लास करके जब 11th में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि 11th इज जो एक कहावत है कि फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर। ये काफ़ी एक पॉपुलर कहावत है जो हम लोग यूज़ करते हैं कि फर्स्ट ईयर इज़ द रेस्ट ईयर, ऐसा स्टूडेंट समझते हैं। बेटा, मैं कुछ रियलिटी आपको बताना चाहूँगा कि ये गलती आप लोग ना करें। कभी भी आप बेटा किसी मैथमेटिक्स की कंपटीशन का पेपर उठा के देखिए, किसी भी कंपटीशन का जिसमें 11th और 12th की मैथमेटिक्स आती हो, चाहे वो टीचिंग का टीजीटी पीजीटी का कोई टेस्ट हो या कोई भी ऐसा टेस्ट आप उठा के देख लीजिए, जेई को उठा के देख लीजिए, आप पाएंगे मोर देन 50% जो उसका सिलेबस होता है वो 11th क्लास से पूछा जाता है। 12th क्लास बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बट कंपटीशन के लिए 11th क्लास मोर इंपॉर्टेंट देन 12th क्लास। तो ये गलती आप लोग ना करें कि 11th को सीरियसली अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आपको कंपटीशन में बड़ी दिक्कत आएगी। 12th का भले आप सिलेबस नेक्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जो 11th का सिलेबस है वो छूटता रहेगा। और ये वीकनेस कहीं ना कहीं आपको 12th में भी परेशान करेगी, क्योंकि यहाँ के कुछ चैप्टर्स जो हैं वो 12th क्लास में इंट्रोड्यूस होते हैं या उनको आगे और फर्दर बढ़ाया जाता है। तो उसका कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए 11th क्लास में, ताकि हम 12th क्लास में उन्हें अच्छे से उनमें कंफर्टेबल हो सकें उस चैप्टर को सीखने में। तो कंपटीशन के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है 11th क्लास, और 12th में हम अच्छा इंप्रूव कर सकें या अच्छे ग्रो कर सकें, उसके लिए भी 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इन बातों को ध्यान में रखें और अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखें। 11th बोर्ड नहीं है, बट इंपॉर्टेंट इक्वली उतनी ही है ये भी। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपना पहला चैप्टर सेट्स। सेट्स के बारे में आप लोगों को थोड़ी जानकारी देते हैं। आप लोगों के लिए सेट्स जो है वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है या आपने पहले सेट्स इसके बारे में नहीं पढ़ा है कि सेट्स क्या होते हैं। दूसरी चीज, जो लोग बेटा हिंदी मीडियम से हैं, कुछ लोग हिंदी मीडियम से भी हो सकते हैं जो इस चैनल को देख रहे होंगे, तो सेट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा समुच्चय। तो आप लोग समुच्चय सिद्धांत के नाम से आपके बुक में एक चैप्टर होगा, आप उसे पढ़िए। सेम वही चीज यहां मिलेगी। ये सिर्फ एक वहम है हम लोगों का कि इंग्लिश मीडियम में सिलेबस कुछ अलग होगा और हिंदी मीडियम में कुछ सिलेबस अलग होगा। अगर आप दोनों बुकों को पैरेलल में रखिए तो आप पाएंगे जो टॉपिक्स इंग्लिश में हैं वही टॉपिक सारे हिंदी में हैं, बस लैंग्वेज चेंज कर दी गई है कि हिंदी वाले में हिंदी में लिखा हुआ है और इंग्लिश वाले में इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इस बात को मत सोचिए कि इसमें जो पढ़ाई हो रही है वो हमारे काम की नहीं है, या उसमें जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो हमारे काम के नहीं है। वो सारे टॉपिक आपको वहां पर मिलेंगे। कुछ जो इंग्लिश के टर्म्स हैं जो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर सकता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूं, तो हिंदी वाले भी इसको आराम से देख सकते हैं, क्योंकि मैं प्रॉपर लैंग्वेज जो है वो हिंदी ही यूज करता हूं, क्योंकि वो एक हमारी एक क्या कहते हैं ना, जहां हम पैदा होते हैं ना, तो वहां से हिंदी ही हम चलते हैं, हिंदी बेल्ट जिसे हम लोग बोलते हैं। तो मैं हिंदी बेल्ट से हूं, तो मेरे हिंदी जो है वो कंफर्टेबल जोन रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट्स के बारे में कि सेट्स क्या है, और हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें अपने स्टूडेंटों के साथ जो भी 11th क्लास में है या 12th क्लास में है, क्योंकि 12th के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे चैनल पर। और कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है।
जो इंट्रोडक्शन लेते हैं हम सेट्स का, अगर हम सेट्स के बारे में देखें कि सेट्स क्या है बेटा, जैसे अगर हम आपको कुछ एग्जाम्पल दें, मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, तो ये एक तरीके का कलेक्शन हो गया। जब आप किसी चीज को कलेक्ट करते हैं तो वो एक कलेक्शन बोला जाता है, और कलेक्शन में भी एक वर्ड यूज किया जाता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे मैं एक एनसीईआरटी का आपको एक डेफिनेशन दिखाता हूं, फिर उसे अच्छे से क्लियर करता हूं। एनसीईआरटी में आपको एक डेफिनेशन दे रखी है कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपको अपनी बुक में मिल जाएगी। इसको मैं डिफाइन करता हूं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है। जैसे मैं दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, मैं कहता हूं बेटा एक सेट बनाओ, द मंथ्स ऑफ अ ईयर, हमें एक ईयर के मंथ्स का कलेक्शन बनाना है, और मैं ये टास्क 10 बच्चों को देता हूं कि सबको मंथ्स ऑफ द ईयर का कलेक्शन बनाना है। और एक मैं कहता हूं कि बेटा आपको 5 फेवरेट पर्सन्स के नाम लिखने हैं, जो आपके 5 फेवरेट पर्सन्स हो। सपोज पर्सन्स को हम अगर स्किप करें, मैं आपसे कहूं कि 5 बेस्ट फ्रेंड्स के आपको नाम लिखने हैं, तो क्या अंतर आपको देखने में मिलेगा। जैसे मैंने जो पहला आपको टारगेट दिया था या टास्क दिया था वो था कि कलेक्शन ऑफ अ मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो उस केस में क्या होता है, मंथ जो होते हैं वो ईयर के वो सेम होते हैं। अगर आप लिखोगे तो भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दूसरा लिखेगा तो भी यही लिखेगा, क्योंकि वो फिक्स क्वांटिटी है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं 4 बंदों से कहूं कि आप अपने फेवरेट या अपना जो बेस्ट फ्रेंड है 5 उनको लिखना है, तो बेस्ट फ्रेंड तो अलग अलग वेरी कर सकते हैं। पहले दोस्त के कुछ और हो सकते हैं, दूसरे के कुछ और हो सकते हैं, तीसरे के कुछ और हो सकते हैं, चौथे के कुछ और हो सकते हैं। तो उस केस में जो मुझे डाटा मिलेगा या जो कलेक्शन मिलेगा वो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। तो अगर कोई डाटा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कि वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं बोला जाएगा। वेल डिफाइंड का मतलब होता है चाहे वो कितने भी लोगों से पूछा जाए, उनका सबका आंसर अगर एक जैसा ही आता है तो आप समझ लीजिए कि वो एक वेल डिफाइंड डाटा है। तो उसी का जो कलेक्शन होता है, यानी कि उसको अगर हम एक जगह कलेक्ट कर दें तो लिखा है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जो वेल डिफाइंड हो, उनका हम जो कलेक्शन प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट्स। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको सेट्स के दे रखे हैं, हम एक्सरसाइज में उनको और अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे जो सेट्स हैं वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं। मैं कुछ चीजें यहां पर जो नेसेसरी हैं उनको बता देता हूं। सेट्स जब हम बनाते हैं तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है, यानी कि हमने कोई डाटा अगर बनाया तो उसको लिखेंगे कैसे, तो ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, आप लोग इसे जो भी लैंग्वेज में बोलते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर वो सारा डाटा लिखा जाएगा। लिखने का तरीका कैसे होगा, ये ब्रैकेट रहा, ये ब्रैकेट, और बीच में जो भी आपने डाटा बनाया है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपका वेरी करेगा। जो भी डाटा आपने बनाया है वो इस ब्रैकेट के अंदर लिख जाएगा। ऐसे अगर आप रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो एक सेट बोला जाएगा। ठीक है, तो सेट कुछ नहीं है, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट जो है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, और उसे इस ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी एक्सरसाइज है पहली। मैं सीधे एक्सरसाइज पे चलता हूं, क्योंकि एक्सरसाइज में हम बाकी चीजें क्लियर कर लेंगे, क्योंकि शुरुआत का जो फर्स्ट पार्ट है वो इसी बात पर है, हमें यह पहचानना है कि कौन सा जो हमारा सेट है वो वेल डिफाइंड है, यानी कि कौन सा सेट बनाया जा सकता है कलेक्शन से, और कौन सा सेट नहीं बनाया जा सकता है। जैसे हमारे पास कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो यहां से हमें वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो आपको बताना है कौन से सेट्स हैं और कौन से नहीं। याद रखना, अगर कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो वो सेट्स होगा, अदरवाइज वो सेट्स नहीं होगा। जैसे अगर हम पहला देखें तो पहले में कहा गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद अ लेटर जे। तो कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन इन्होंने एक और एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी कि द कलेक्शन ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ईयर के वो मंथ्स लिखने हैं जो जे लेटर से स्टार्ट हो, तो वो तो फिक्स है, एक जून है, एक जुलाई है। ठीक है, तो जनवरी है, जून है, जुलाई है, यानी कि जिससे भी आप पूछोगे वो हमेशा यही जवाब देगा कि भाई जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है, आप
ये नहीं कह सकते हैं कि हम दूसरे लोगों से पूछेंगे तो वो अलग जवाब देंगे, क्योंकि वो फिक्स है, वो वेरी नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, इसे हम सेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये एक सेट हो सकता है। ठीक, बस आपको रीजन में ये दिखाना है कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, इसीलिए इसे हम सेट बोल सकते हैं। सिर्फ आपको यही करना है, जस्टिफाई करना है कि सेट है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब बेटा इसे देखो, अगर मैं 10 लोगों से पूछूं कि आपके नजर में कौन से 10 जो राइटर्स हैं जो बेस्ट है, तो ऐसा नहीं है कि सभी का जवाब एक जैसा ही आएगा, क्योंकि हर इंसान की चॉइस अपनी अलग अलग होती है। एक कैंडिडेट कोई 10 अलग नाम गिनाएगा, कुछ अलग गिनाएंगे, कुछ अलग गिनाएंगे, वो सारा डाटा सेम नहीं होगा। और अगर सारा डाटा सेम नहीं होगा तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, और अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो ये सेट नहीं हो सकता है, ये नहीं में जाएगा। आगे बढ़ें। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बेस्टमैन ऑफ द वर्ल्ड। आपको एक टीम बनानी है 11 बेस्ट क्रिकेट बेस्टमैन। अब यहां पर भी आप बेटा वही सोचो, अगर मेरी राय में पूछोगे तो मैं कुछ और बेस्ट क्रिकेटर्स बताऊंगा, आपकी राय में कोई और बेस्ट क्रिकेटर होगा, तीसरे की राय में कोई और होगा। सारे के सारे 11 के 11 नाम मैच हो जाएं एक जैसे, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यह भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा तो दूसरा भी सेट नहीं होगा। तीसरे पे बात करते हैं, सॉरी चौथे पर बात करते हैं। चौथे पे हमसे कहा गया कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आप सोचो, आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, सपोज उसमें 40 स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में, तो मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगा, 40 बॉयज हैं आपकी क्लास में, मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगा तो वो 40 ही रहेंगे। हर बच्चा ये जवाब देगा कि सर हमारे क्लास में ये बच्चे हैं, क्योंकि वो एक फिक्स डाटा हो गया। आपके स्कूल का डाटा है, फिक्स है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है कि इतने स्टूडेंट आपकी क्लास में है या इतने बॉयज जो हैं वो आपकी क्लास में है, तो वो वेरी नहीं कर सकते। अगर मैं किसी से भी पूछूंगा कि सर आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं, तो वो कहेंगे सर हमारे पास 40 बॉयज हैं। दूसरे से पूछेंगे तब भी 40 ही रहेंगे, क्योंकि वो डाटा एक फिक्स डाटा है। तो वो एक वेल कलेक्शन हो जाता है, और अगर वेल कलेक्शन हो जाता है तो ये भी क्या होगा, एक सेट होगा, ये वेरी नहीं कर सकता। ऐसे अगर हम पांचवा देखें, कहा गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं लेस देन 100, जो कि 100 से छोटे हों। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं आपको पता है, 1 से, और 100 से छोटे तक लिखना है, यानी कि 1 2 3 4 और कहां तक जाना है, 99 तक। और ये एक फिक्स डाटा है, ये चेंज नहीं हो सकता। 100 से छोटे जो नेचुरल नंबर्स हैं, लेस देन जो 100 से हैं, वो यही रहेंगे हमेशा। तो ये भी एक वेल कलेक्शन है, तो इसे भी हम वेल कलेक्शन की कैटेगरी में रखेंगे, मतलब सेट्स की कैटेगरी में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 6th, द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब आप देखो, मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो राइटर्स जो नोवेल्स लिखे गए हैं वो आपको लिखने हैं। तो ऑब्वियसली मुंशी प्रेमचंद ने जो नोवेल्स लिखे हैं वो बिल्कुल फिक्स है कि इतने नोवेल्स उन्होंने लिखे हैं। तो अगर वो पूछा जाएगा तो वो वेरी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो फिक्स है, वो कम ज्यादा नहीं हो रहे। वो तो अब डेथ हो चुकी है उनकी, तो वो जितने भी लिख के गए हैं तो वो अब हिस्ट्री बन चुकी है, अब वो फिक्स ही रहेंगे। तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा, और अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा तो इसे भी हम सेट की कैटेगरी में रखेंगे। 7 पे जाएं अगर हम, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सारे के सारे इवन इंटीजर्स होने चाहिए और इवन होने चाहिए, तो फिक्स रहेगा, क्योंकि वो तो कम ज्यादा हो नहीं सकते। जो इवन है वो इवन ही रहेगा, कभी ऑड नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है वो भी डाटा एक फिक्स है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, सेट्स की कैटेगरी में रखेंगे। जो हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है वो सारा का सारा सेट्स की कैटेगरी में जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, हमारा जो 8th पार्ट है, कहा गया है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है, अगर आप काउंट करेंगे सारी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को, तो वो फिक्स बैठेगा, क्योंकि वो फिक्स है, वो कम ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि मेरी बुक में इतने क्वेश्चन है, तेरी बुक में इतने क्वेश्चन है। अगर वो यही बुक है, एनसीईआरटी की ही बुक है 11th क्लास की, तो हर बच्चे के पास, अगर वो जितने भी बच्चे हो उनके पास जितनी भी बुकें होंगी, उनमें सब में क्वेश्चन जो होंगे वो सेम ही होंगे। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ऑब्वियसली ये भी सेट माना जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें हमारे 9th पर, तो कहा गया है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब ये बेटा आप सोचो, हो सकता है किसी की नजर में कोई एनिमल डेंजरस हो सकता है दूसरे की नजर में वो ना हो, कोई दूसरा हो। कुछ लोगों को छिपकली से डर लगता है, कुछ लोगों को कॉकरोच से डर लगता है, कुछ लोग कहेंगे डायनासोर था वो डेंजरस था, कुछ लोग कहेंगे हाथी है, कुछ लोग कहेंगे शेर है। तो
वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, और अगर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा तो हम उसे सेट की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि सेट्स में केवल वही आएंगे या वही डाटा आएगा या वही कलेक्शन आएगा जो वेल डिफाइंड है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा, जिसका जो आंसर है वो हर पर्सन के लिए सेम रहेगा, उसे हम सेट की कैटेगरी में रखेंगे। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें काफी एग्जांपल्स थे, इसलिए मैंने कहा कि हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पहली एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज बनाई गई है, तो रिटन कॉन्सेप्ट ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत आपको ऐसे सिंपल आंसर देना है, यस नो करना है और कुछ नहीं। कहा गया है लेट ए इक्वल टू, एक सेट दे रखा है, देख लीजिए ब्रैकेट लगाया गया है और उसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, लिखने का तरीका ठीक है, और इसे किसी अल्फाबेट के इक्वल ले रखा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी के इक्वल ले सकते हैं उसे। और ये याद रखिएगा जब भी कोई अल्फाबेट लें तो उसे कैपिटल में लें, सेट हमेशा कैपिटल में रखा जाएगा, कोई स्मॉल लेटर में मत लिख लेना, हमेशा कैपिटल लेटर में उसे लिखना। तो हमें ये एक सेट दे रखा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये आपको दो सिंबल्स दे रखे हैं, मैं आपको बता दूं यहां पर इन सिंबल को क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग आपने वर्ड सुना होगा कि ये चीज इसको बिलोंग कर रही है, मतलब लाई कर रही है, तो बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू होता है, और ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है और ये डज नॉट बिलोंग्स टू। लिखा कैसे जाता है मैं यहां पर दिखा दूं आपको, ये लिखा है बिलोंग्स टू, ये बहुत कॉमन वर्ड है इंग्लिश का, बिलोंग्स टू, तो ये बिलोंग्स टू है, और जो दूसरा वाला है वो है डज नॉट बिलोंग्स टू, तो वो डज नॉट बिलोंग्स टू की कैटेगरी में हम उसे पढ़ेंगे। तो अब हमें ये समझना है कि कहां पर हम इस सिंबल को यूज करते हैं, बिलोंग्स टू, तो ये तो पता लग गया कि इसे बिलोंग्स टू बोलते हैं, लेकिन कहां पर हम बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे और कहां पर हम डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे। तो देखो बेटा, यहां पर आपको 5 लिखा है, ब्लैंक स्पेस दिया है और ए लिखा है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि कोई नंबर उस सेट में अगर है या लाई कर रहा है तो हम लगाएंगे बिलोंग्स टू। जैसे अगर हम यहां देखें, हमें पूछा गया है 5 और हमें यहां पर यह पता करना है कि 5 जो है वो ए में है या नहीं। ए हमें ये दे रखा है, ए में 5 है या नहीं, ए में बिल्कुल 5 है क्योंकि 5 ए को कंटेन कर रहा है। तो अगर हम देखें तो 5 में अगर ए में अगर 5 है तो हम यहां पर सिंबल कौन सा लगाएंगे, बिलोंग्स टू। इससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब ये है कि 5 जो है वो ए में लाई कर रहा है या ए को बिलोंग कर रहा है। और अगर कोई नंबर ए में नहीं होगा तो हम वहां पर डज नॉट कर देंगे। जैसे इसका सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या है, ए 8 लिखा है, फिर ए लिखा है, बीच में सिंबल लगाना है। तो हम देखें कि क्या 8 ए में है, जी बिल्कुल नहीं है क्योंकि 6 तक ही है। तो इसका मतलब है यहां पर आप लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो 8 है वो ए को बिलोंग नहीं करेगा। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट, तो थर्ड में लिखा है 0 और फिर से हमें सिंबल एप्रोप्रिएट वही चूज करना है, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। तो अगर हम ए की बात करें, सॉरी 0 की बात करें, तो जो 0 है वो क्या ए में है, आप देख पा रहे होगे बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहां 0 है ही नहीं। तो अगर नहीं है तो फिर से आप वही करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब बाकी के जो 3 पार्ट बचे हैं, 4th 5th और 6th, आई होप आप आराम से सिंबल लगा पाएंगे। 4 देखिए है या नहीं, अगर है तो बिलोंग्स टू लगाइए, नहीं है तो मत लगाइए, यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू लगाइए। और ऐसे ही 5 और 6 बहुत इजी है, आराम से आप समझ सकते हैं। तो इस पार्ट को भी कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। अब बेटा थोड़ा रोस्टर फॉर्म के बारे में जानकारी ले लो कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है और हम कैसे लिखते हैं। मैं कुछ यहीं पर आपको बता रहा हूं। जैसे यहां पर आप देखो दूसरे क्वेश्चन में और तीसरे क्वेश्चन में, यहां पर जो सेट दिया है ए इज इक्वल टू, वो थ्योरी में लिखा हुआ है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जबकि यहां पर आप देखोगे, यहां पर ए जो है वो एक न्यूमेरिकल डाटा के अंतर्गत लिखा है, एक डाटा दिया गया है। एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। अगर कोई सेट डाटा के रूप में लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, तो वो रोस्टर फॉर्म होती है। और अगर वो थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा है तो वो बोली जाती है सेट बिल्टर फॉर्म। आप देखिए अपने 4th क्वेश्चन में लिखा है सेट बिल्टर फॉर्म। सेट बिल्टर फॉर्म जो होती है वो थ्योरेटिकल होती है, यानी कि ये जितनी भी लिखी हैं ये सारी की सारी सेट बिल्टर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म को हमें किस में बनाना है, रोस्टर फॉर्म में बनाना है। मतलब इस थ्योरेटिकल को किस में कन्वर्ट करना है, न्यूमेरिकल में। और ये जो 4th पार्ट है इसमें देखो, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पर रोस्टर लिखी हुई है, सारे न्यूमेरिकल देखो दिए गए हैं और आपको इन्हें किस में लिखना है, थ्योरेटिकल में। तो हम ये दोनों पार्ट लिखेंगे, हम सेट बिल्डर से रोस्टर बनाएंगे और रोस्टर से सेट बिल्डर बनाएंगे। तो आइए देखें कैसे कंप्लीट करते हैं। जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड x की जो वैल्यू है वो -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। अब इसे आपको न्यूमेरिकल में लिखना है।
कैसे लिखेंगे वो एक बार सोचते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं। मैं एक पेज लेता हूं और उस पर आपको अच्छे से लिख के समझाता हूं। ये दिया गया है तो हम क्या करें, a इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, एक ब्रैकेट लगाना है और न्यूमेरिकल डाटा लिखना है। x जो है वो एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। तो -3 से बड़ा इंटीजर कौन होता है, इंटीजर होता है -2। इंटीजर आपने पढ़े होंगे, जो एक प्रॉपर नंबर या जो एक पूरा नंबर होता है, डेसिमल नहीं होते हैं इसमें। तो पूरा नंबर नेगेटिव में भी इंटीजर्स होते हैं और पॉजिटिव में भी इंटीजर्स होते हैं। तो -3 से जस्ट बड़ा होगा -2, फिर -2 के बाद आएगा -1, -1 के बाद आएगा 0, फिर 0 के बाद आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर उसके बाद 5 और फिर 6। हमसे कहा गया है कि वो 7 से छोटा है, तो 7 से छोटा जस्ट कहां तक होता है, 6 तक। तो 6 पे आके हम इसे रोक देंगे। तो इसका मतलब है कि इसकी हम जो रोस्टर फॉर्म बनाएंगे वो ये होगी न्यूमेरिकल फॉर्म। देख लीजिए पूरा न्यूमेरिकल है। तो -3 से बड़ा था तो -2 से स्टार्ट किया और कहां तक जाना है, 7 से छोटे तक जाना है, यानी कि हमें 6 तक जाना है। ठीक है, तो ये आराम से आप बनाना सीख गए। दूसरा क्वेश्चन देखें इसी में, b इक्वल टू आपको एक और सेट बिल्टर फॉर्म दे रखी है, इसे भी हम रोस्टर बनाएंगे। कहा गया है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x जो है वो एक नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है। नेचुरल नंबर बेटा कहां से स्टार्ट होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से स्टार्ट होने के बाद फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 5। आप 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 से छोटे तक जाना है। तो 6 से छोटा जो होता है वो बेटा 5 तक ही रहता है। तो हमें यहां तक पता लग गया कि ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। अगर हम नेक्स्ट देखें c, तो c पार्ट में आप देखिए, x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that the sum of its digits is 8। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव ही रहेंगे क्योंकि नेचुरल हमेशा पॉजिटिव होता है, वो भी 2 डिजिट का। और डिजिट्स ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम उनका सम करें तो कितना आना चाहिए, 8। तो देखते हैं कौन कौन से नंबर बन सकते हैं। सबसे पहले हमने 1 रखा पहले प्लेस पर, तो दूसरा हमें 7 रखना पड़ेगा क्योंकि सम 8 चाहिए। तो एक नंबर तो ये हो गया। फिर हम रखते हैं यहां 2। अगर हम 2 रखते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर आपको रखना पड़ेगा 6 क्योंकि सम 8 चाहिए। फिर यहां पर अगर 3 रखोगे तो तुम्हें कितना रखना पड़ेगा, 5 क्योंकि सम 8 चाहिए। फिर ऐसे ही यहां पर 4 तो 4, फिर यहां पर करोगे 5 तो आगे 4 हो जाएगा, इनफैक्ट 3 हो जाएगा। तो 5 3, फिर उसके बाद अगर आप 6 करोगे तो 6 2 हो जाएगा और फिर यहां 7 करोगे तो 7 1 हो जाएगा। आप देख लो सबके जो डिजिट्स का सम है वो 8 है। आप देख लो सारे के सारे मैंने लिखे हैं। और एक लास्ट और हो सकता है, अगर आप 8 और 0 लिख दें मतलब 80, तो अभी भी देखो डिजिट्स का सम करोगे तो अभी भी कितना है, अभी भी आपका 8 ही है, 8 ही है। और सारे के सारे 2 डिजिट नंबर हैं, सारे के सारे 2 डिजिट नंबर हैं जिनका सम 8 होना चाहिए डिजिट्स का। तो आप देख लीजिए ये वो सारे के सारे नंबर हैं। हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8 तक गए। सबका सम आप देख लीजिए 8 है। तो ये बस बहुत इजी है, आराम से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट पर चलें, अगर हम डी पार्ट, तो अब आगे के जो 3-4 पार्ट बचे हैं वो ऐसे ही हैं। एक चीज मैं और आपको बता दूं बेटा, जैसे यहां पर अगर मैं 5th पार्ट देखूं जिसमें e इज इक्वल टू लिखा है, e इज इक्वल टू लिखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स आए हैं उनका सेट बनाना है। सेट में बात एक चीज याद रखनी है बेटा कि अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो आपको रिपीट नहीं करना है, एक ही बार एक चीज लिखनी है। जैसे इसमें सारे नंबर डिफरेंट है, 1 2 3 4 5, अगर इसमें 5 एक और आ जाता तो हम उसे नहीं लिखते, रिपीटिशन नहीं करना है। तो आप इसी बात को ध्यान में रखिए। ट्रिग्नोमेट्री में कितने लेटर्स हैं वो सारे लिखिए, लेकिन जो डबल है वो लिखा एक ही बार जाएगा। जैसे सबसे पहले तो हम टी लिख देते हैं, फिर हम आर लिख देंगे, फिर हम आई लिख देंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जी लिख देंगे, फिर उसके बाद ओ लिख देंगे, फिर हम एन लिख देंगे, फिर ओ एक बार और आया जबकि ओ ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, नहीं लिखेंगे। फिर एम, एम अभी तक नहीं आया है तो एम भी लिख देते हैं। ई, ई भी अभी तक नहीं आया है तो हम ई भी लिख देते हैं। उसके बाद टी, टी हमारा आ चुका है पहले से ही। आर, आर भी हमारा आ चुका है। फिर उसके बाद वाई, वाई अभी तक नहीं आया है तो हम वाई भी यहां लिख देते हैं। तो यह बात आपको याद रखनी है कि कोई भी जो लेटर है या कोई भी नंबर है, कुछ भी डाटा है, वो रिपीट नहीं करना है। एक ही बार सेट में लिखा जाता है, 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो एक एक बार लिखिए, सारे नंबर्स आपके पास होंगे। तो आगे के जो अब 2 पार्ट बचे हैं उनमें यही बात याद रखनी है कि आपको एक एक बार लिखना है। कोई भी डाउट आए तो उसे कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके पूछें। वैसे तो बहुत इजी है, आप लोग आराम से कर पाएंगे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें कहा गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्टर फॉर्म। इस बार आपसे कहा गया है कि आप सेट बिल्टर फॉर्म में लिखिए। अभी तक क्या था, रोस्टर फॉर्म में लिखना था। सेट बिल्टर आपको दे रखी थी तो सेट बिल्टर से रोस्टर बनानी थी पहले वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में क्या है, आपको रोस्टर दे रखी है। देख लीजिए सारे के सारे जो है वो न्यूमेरिकल डाटा में है, मतलब रोस्टर आपको दे रखी है और आपके पास सेट बिल्टर बनानी है थ्योरेटिकल में। इस तरीके से याद रखना, इसमें शुरुआत में ये एक्स सच दैट एक्स करके आता है। जब भी आपका न्यूमेरिकल कुछ होगा तो एक्स सच दैट एक्स आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूं, बहुत ईजी है, कोई ज्यादा टफ काम नहीं है। आप कैसे लिखेंगे इसको, मैं इसे सबसे पहले a इज इक्वल टू कोई सेट मानूंगा। मैं फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 3 6 9 12। अब हमें अंदाजा लगाना है कि हम इसे थ्योरेटिकल में कैसे लिखेंगे। मैं यहां लिखूंगा x सच दैट x। जो x है वो किस टाइप का है, वो है 3n के टाइप का। आप देख लो ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल हैं। 3 2 6, 3 9 और 4 12। ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल हैं, इसलिए मैंने x को 3n मतलब 3 के मल्टीपल टाइप का माना है। लेकिन इसमें सारे नहीं है 3 के मल्टीपल, क्योंकि 12 के जाके रुक जाते हैं। तो यहां पर हम एक कंडीशन लगाएंगे कि यहां पर जो n है वो क्या है, 1 से इक्वल है या उससे बड़ा है, बट छोटा या इक्वल है किससे, 4 से। तो हमने यहां पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जो n है वो 1 से बड़ा है या इक्वल है, यानी कि 1 भी ले सकते हैं और उससे बड़ी भी वैल्यू कोई ले सकते हैं, और उसकी वैल्यू जो है वो 4 या फिर उससे कम तक वैल्यू रहेगी। और यहां पर जो n है वो हम मान लेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। अब आप इस बात को अच्छे से समझिए, n अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का मतलब है n कहां से शुरू होगा, 1 से। 1 हम ले सकते हैं, फिर 2 ले सकते हैं, फिर 3 ले सकते हैं, और कहां तक ले सकते हैं, 4 तक, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है 1 से लेके 4 तक की सारी वैल्यूज हम ले सकते हैं। अब अगर हम n1 डालें तो n1 डालेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, फिर 2 डालेंगे तो 6 आएगी, फिर 3 डालेंगे तो 9 आएगी, और फिर जब 4 पुट करेंगे तो 12 आ जाएगी। इनडायरेक्टली ये चीज है यही, बस हमने क्या किया, थ्योरेटिकल में लिख दिया। तो आप देख लीजिए x सच दैट x इज इक्वल टू n। n की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट कर दी कि 1 से लेके 4 तक रहेगी, और n है क्या, तो नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर डेसिमल में नहीं होता है, इसीलिए मैंने सारे के सारे नंबर होल ही लिए हैं, या डेसिमल नहीं लिया है, विदाउट डेसिमल लिए हैं, 1 2 3 एंड 4। लिखना आ गया। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट देखें, लॉजिक आपको समझना है कि ये किस बेस पर बना के दिए हैं। जैसे अगर हम नेक्स्ट देखें 2 4 8 16 और फिर 32। आपको क्या लगता है क्या सीक्वेंस है यहां पर? मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 की पावर्स एक एक करके बढ़ाई गई हैं। जैसे मैं यहां पर लिखूंगा x सच दैट x इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखूंगा 2 की पावर n, और यहां पर मैं n कहां तक रिस्ट्रिक्ट करूंगा, 2 की पावर n। ये देखो 2 की पावर 1 तो 2 होगी, 2 की पावर 2 तो 4, 3 तो 8, 4 तो 16 और 5 तो 32। इसका मतलब है n जो है वो 1 से लेके 5 तक लिया गया है। 1 से लेके 5 तक हमारा n जो है वो काम करेगा। तो हम यहां पर रिस्ट्रिक्शन वही लगाएंगे फिर से कि जो n है वो 1 से शुरू होता है और कहां तक जाता है, लेस देन इज इक्वल टू 5। और यहां पर n है क्या, तो हम फिर से लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n जो है वो नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू 1 से लेके 5 तक है। एक एक वैल्यू तुम रखो, n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, फिर अगर आप 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 8, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, 4 रखोगे तो 16, और ऐसे ही 5 रखोगे तो 32। तो 32 तक ही हमें चाहिए, तो इसलिए मैंने 5 तक ही रिस्ट्रिक्ट कर लिया। अगर हमें आगे नंबर चाहिए होते तो हम आगे भी पावर्स को बढ़ाते। अब आइए नेक्स्ट पर, जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसे भी एक बार देख लेते हैं। 5 25 125 625। अब यहां अंदाजा लगाइए कि ये किस सीक्वेंस में लिखे गए हैं। तो बेटा यहां पर सीक्वेंस है इसका x सच दैट x इज इक्वल टू, अब की बार 5 की पावर n है ये। आप देखो 5 की पावर 1 करोगे तो 5 ही रहेगा, 5 की पावर 2 करोगे तो 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 की पावर 3 करोगे यानी कि 5 का क्यूब होता है 125, और फिर अगर 5 की पावर 4 करोगे तो 125 इंटू 5 करोगे तो हो जाएगा 625। तो इसका मतलब है यहां पर भी वही सीक्वेंस है। तो n कहां से कहां तक लेना है, 1 से लेके 4 तक, क्योंकि 4 पावर्स हमें बढ़ानी है। तो हम यहां लिखेंगे वही n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू और लेस देन इज इक्वल टू 4। इस बार 5 नहीं, सॉरी 4, क्योंकि हमें इस बार 4 तक लेना है। और n फिर से क्या होगा, एक नेचुरल नंबर, ब्रैकेट क्लोज। लिख लिया। सारे के सारे थ्योरेटिकल पार्ट जो हैं वो ऐसे ही लिखे जाएंगे। तो 3 पार्ट मैंने आपको करा के दिखा दिए हैं कि ऐसे लिखना है। आपको एनालाइज करना है कि यहां पर कौन सा सीक्वेंस बन रहा है और उस सीक्वेंस को लैंग्वेज में आपको लिख देना है। तो ये एक तरीके की सेट बिल्टर फॉर्म बोली जाती है। अब बाकी के 2 पार्ट बचे हैं, एक तो 4th और एक 5th। यहां पर 2 4 6 ऐसे दे रखा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है। अब देखो सेट ऑफ इवन नंबर, सारे के सारे इवन है।
साथ ही साथ सब सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो आप लिख सकते हैं सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, या आप कह सकते हैं सेट ऑफ इवन पॉजिटिव नंबर्स। आप ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि इवन नेगेटिव में भी हो सकते हैं, तो इसलिए अगर आपको पॉजिटिव तक रिस्ट्रिक्ट करना है तो आप लिख देना सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स वो, क्योंकि नेचुरल ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाते हैं तो फिर आप नेचुरल वर्ड और यूज कर देना, और ऑब्वियसली इवन तो सारे के सारे हैं ही। आगे डॉट 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 जा रहा है मतलब आगे तक जहां तक भी मिलते हैं वो सब सारे के सारे जो होंगे वो इवन ही रहेंगे, तो आपको कहीं पर रिस्ट्रिक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे यहां पर देखिए 1 से लेके 100 तक, तो 149 और डॉट 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 100, ये आप सोचिए कि ये किस सीक्वेंस में लिखे गए हैं और उसको लिखिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो वो मेरे साथ डिस्कस करिए कि हम कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है, आप आराम से लिख पाएंगे। तो ये आपके लिए काम है। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेट्स, फिर से सेट बिल्डर टाइप की एक फॉर्म दे रखी है यानी कि थ्योरेटिकल में, और आपको फिर से इसे रोस्टर फॉर्म में बनाना है, यानी कि एक तरीके से फिर से आपको न्यूमेरिकल डाटा जो है वो प्रिपेयर करना है। तो आइए देखें न्यूमेरिकल डाटा हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं या कैसे बनाएंगे, उसे देख लेते हैं एक बार। अब जैसे अगर हम देखें इसका क्वेश्चन फर्स्ट, यहां पर कहा गया है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड भी है और नेचुरल भी है। नेचुरल है इसका मतलब सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, और ऑड लिखने हैं तो मैं क्या करूंगा, ए इज इक्वल टू, इसे न्यूमेरिकल में लिखना है। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, और ऑड भी होना चाहिए, तो 1 ऑड भी है, इसका मतलब 1 आ सकता है। फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर 5, फिर 7। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है कि कहां तक लेना है, तो इसलिए हम आगे क्या लगाएंगे, डॉट 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 लास्ट तक, जहां तक चलना है ऐसे चलाते रहेंगे। क्लियर हो गया? तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट, यानी कि एक तरीके से अगर हम इस पार्ट को कंपेयर करें अपने थर्ड पार्ट से, यानी कि थर्ड क्वेश्चन से, तो फिफ्थ और थर्ड अलग नहीं है। थर्ड भी वैसा ही है, फिफ्थ भी वैसा ही है। यहां पर भी आपको थ्योरेटिकल दे रहा था और आपको एक न्यूमेरिकल फॉर्म बनानी थी, रोस्टर फॉर्म। ऐसे ही यहां पर भी आपको लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, मतलब एक तरीके से आपको वही रोस्टर फॉर्म ही बनानी है। कोई भी डाउट आए तो मेरे से पूछना, अगर कोई पार्ट ऐसा लगता है। मैं एक और सेकंड पार्ट आपको करा देता हूं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। यहां पर कहा गया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स जो है वो एक इंटीजर है, लेकिन उसकी वैल्यू कहां से कहां तक है, तो -12 से बड़ी है बट 9/2 से छोटी है। तो अगर हम -12 को देखें तो -12 का मतलब हो गया 0.5, इससे तो बड़ी होनी चाहिए, 0.5 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो मैं क्लियर एक बार लिख देता हूं, 0.5 से बड़ी होनी चाहिए एक्स की वैल्यू, और छोटी होनी चाहिए 9/2। 9/2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 4.5 आएगा। अब हमें एक्स की ऐसी वैल्यूज लिखनी है, यहां पर माइनस भी लिखा है क्योंकि -12 है, आप देख सकते हैं -12 है। तो एक्स की वैल्यू -12 यानी कि -0.5 से बड़ी हो और 4.5 से छोटी हो। और याद रखना यहां जो x है वो इंटीजर है, इसका मतलब डेसिमल की कोई वैल्यू हम आंसर में नहीं लिख सकते हैं। तो इसे कोई भी सेट मान लेना, सपोज सेट बी। तो अगर हम देखें तो -0.5 से जस्ट बड़ा इंटीजर, बड़ा याद रखना, तो वो 0 होगा। फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3 और 4। 5 पे नहीं जा सकते क्योंकि वो 4.5 से छोटा होना चाहिए। तो 4.5 से जस्ट छोटा जो इंटीजर होता है वो होता है 4। इसका मतलब है कि हमारा जो न्यूमेरिकल फॉर्म बनेगी वो बनेगी 0, 1, 2, 3, 4। तो ये सारे के सारे इंटीजर हैं जो -12 और 9/2 के बीच में आते हैं। ठीक, तो बहुत इजी है, आप आराम से कर पाएंगे। 11th क्लास के हिसाब से आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं थर्ड पार्ट कराऊं तो थर्ड पार्ट में कहा गया है एक्स इज एन इंटीजर, जहां पर x² जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। x जो एक इंटीजर है और जो x² की वैल्यू हो, मतलब जब हम इसका स्क्वायर करें तो वो 4 या फिर 4 से छोटा रहे। तो कुछ लोग आते हैं कि हम 0 रख सकते हैं, बिल्कुल आप रख सकते हैं, क्योंकि 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही रहेगा जो कि 4 से छोटा है। फिर हम 1 भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, आप 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 रहेगा, 4 से छोटा अभी भी है। फिर हम 2 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि आप 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 के इक्वल भी हम ले सकते हैं क्योंकि इक्वल का सिंबल लगा हुआ है। लेकिन हम आगे 3 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर करना है, तो अगर हमने 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो जाएगा, और 9 जो है वो 4 से बड़ा हो जाएगा, जबकि हमें चाहिए 4 या फिर 4 से छोटा। तो कुछ लोग सोचते हैं यही इसका आंसर है। याद रखिए बेटा, ये तो है ही है, लेकिन अभी और भी एलिमेंट है जो आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये नहीं कहा गया है कि कोई पॉजिटिव नंबर है, यानी कि x हम नेगेटिव में भी ले सकते हैं। इंटीजर बोला गया है तो इंटीजर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। तो क्या हम इसमें -1 नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, 4 से छोटा है। क्या हम -2 नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। -2 का स्क्वायर कितना आएगा? -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि स्क्वायर में तो पॉजिटिव होना है, तो हम -2 भी ले सकते हैं। तो ये है हमारा प्रॉपर आंसर।
एक चीज मैं और बता दूं, बतानी मुझे शुरुआत में चाहिए थी लेकिन मुझे अब याद आ गई। जब भी आप सेट्स लिखेंगे तो सेट्स में जैसे मैंने यहां पर, आप कोशिश करिए उसमें कि नंबर्स अगर हैं तो ऐसे लिखिए कि जो सबसे छोटा है वो पहले आए और जो फिर बड़ा है वो सबसे लास्ट में आए, मतलब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको वो नंबर्स लिखने हैं। तो देखो मैंने यही कोशिश की है, -2 सबसे छोटा है तो वो पहले लिखा, फिर -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही लिखिए, लेकिन नॉर्मली ऐसे ही लिखा जाता है कि आप हमेशा अगर नंबर है और आपको पता है कि कौन छोटा है तो छोटे को पहले लिखिए और उसके बाद बढ़ाते जाइए वैल्यू को, लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू रखिए, तो वो एक देखने में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। रैंडम भी लिख दोगे तो भी बात वही है, लेकिन सिस्टम से लिखना हमारा एक जिम्मेदारी है या उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो बहुत छोटी सी बात है तो इसलिए मैंने कहा उसे भी बता दूं। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। तो मैंने शुरुआत के 3 पार्ट करा दिए हैं और लास्ट के 3 पार्ट वैसे ही हैं कि लोएल जो है एक वर्ड है, इसके लेटर से हमें बनाना है। याद रखना, लेटर अगर कहीं भी रिपीट होता है तो 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। ऐसे ही आपके नीचे के पार्ट हैं, आप आराम से कर पाएंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, क्योंकि कुछ काम आप भी करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। कहा गया है मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म with the same set on the right described in set builder form। तो यहां पर मैचिंग करनी है, इधर रोस्टर फॉर्म्स लिखी हैं और इधर सेट बिल्डर फॉर्म। तो इधर देख लो सारी की सारी न्यूमेरिकल टाइप में है, यानी कि यार लेटर्स हैं तो लेटर हैं और बाकी नंबर्स हैं तो न्यूमेरिकल हैं, और इधर सारे के सारे थ्योरी में है। अब हमें ये मैच करना है कि ये किससे मैच होती है। जैसे हमारा पहला नंबर है 1 2 3 6, 1 2 3 6। अब हमें अंदाजा लगाना है कि कौन सा हमारा सही होगा। यहां पर लिखा है x such that x is a prime number and divisor of 6, जो है x एक प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 है। तो यहां पर सारे के सारे जो नंबर लिखे हैं वो 6 के डिवाइजर तो हैं, लेकिन सारे के सारे प्राइम नहीं है, क्योंकि 6 प्राइम नहीं है और 1 भी प्राइम नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो फिर और कौन सा है। जैसे एक थर्ड पार्ट देखो, x such that x is a natural number and divisor of 6। x इस बार नेचुरल है, नेचुरल है तो हम सारे वो नंबर ले सकते हैं जो नेचुरल हो और डिवाइजर भी हो। तो 1 भी नेचुरल है, 6 को डिवाइज करता है तो डिवाइजर भी है, 2 भी नेचुरल है, 3 भी नेचुरल है और 6 भी नेचुरल है, और सारे के सारे 6 को डिवाइड करते हैं। इसका मतलब 1 मैच होगा किसके साथ, सी के साथ। मैं मैच नहीं करना चाहता, आप आराम से मैच कर लीजिए, अगर करना चाहें तो चलिए कर लेते हैं, बुक खराब हो जाती है, मैं बुक की थोड़ी ज्यादा केयर करता हूं। अगर हम यहां देखें सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट आप देखिए 2 3, ये मैच हो जाएगा पहले से, क्योंकि x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 के डिवाइजर भी हैं और प्राइम भी हैं। तो देख लीजिए 2 और 3 दोनों के दोनों 6 को डिवाइड करते हैं और 2 और 3 बोथ आर प्राइम। ठीक है, तो दोनों प्राइम है, तो इसलिए हम इसको किससे मैच करेंगे, फर्स्ट से। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब चलते हैं थर्ड पर। यहां पर MATHEICS बहुत आराम से पता लग जाएगा अगर आप डी देखो। X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स के सारे लेटर्स यहां लिखे गए हैं, बस जो रिपीटेड हैं वो हटा दिए गए हैं। जैसे यहां पर T दो बार है तो वो एक बार लिखा गया है, M 2 बार है तो एक बार लिखा गया है, A 2 बार है तो वो एक बार लिखा गया है, लेकिन ये सारे लेटर्स जो हैं वो मैथमेटिक्स के हैं। तो ये तो सिंपली इससे हो जाएगा। अब बच्चा ये तो अनडाउटेडली वैसे होगा, मैच भी करना चाहें तो कर सकते हैं। X इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे सारे के सारे नेचुरल नंबर और वो भी ऑड होने चाहिए। तो नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है, 1 ऑड है, 3 5 7 और 9, 10 से छोटे तक। तो ये मैच हो जाएगा आपका किससे, डी से, बी से। तो इसे हम बी से मैच करेंगे। तो सारी मैचिंग हो गई। 1 जो है वो सी से, 2 जो है वो ए से, 3 जो है वो डी से और जो 4 है वो बी से। तो बहुत ईजी एक्सरसाइज थी, बहुत जल्दी आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है 11th क्लास के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो, मैंने कहा पहले ही, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते रहिए। लाइक करें, शेयर करें। और दूसरा, हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और जो भी आपके डाउट हो, सबसे मेन पॉइंट ये है कि डाउट जो हो वो आपके जरूर आने चाहिए। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं रिप्लाई आपको वहीं कर दूंगा कमेंट बॉक्स में ही, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स देखता हूं बाद में, जितने भी आते हैं। अभी चैनल नया है तो कोई ज्यादा कमेंट्स आते भी नहीं है, तो जितने भी आते हैं वो मैं आपको देख के सारे बता दूंगा कि हाँ क्या क्या आपके डाउट्स हैं या क्या क्या आपके डाउट्स को मैं इंप्रूव कर सकता हूं। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, उसका जो भी इंट्रोडक्शन होगा, यानी कि जो जो चीजें उसमें यूज होंगी उनको पहले पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।